नमस्कार। आज प्रारंभ कर रहे हैं भारत के भूगोल से संबंधित जो यूपी उत्तर प्रदेश का एग्जाम है उससे पहले जो रिवीजन वीडियो की सीरीज चला रहा हूं उसके अंदर जो भारत के भूगोल का रिवीजन करेंगे। यहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट तथ्य जो है जितने भी महत्वपूर्ण होगी एग्जामिनेशन जो पॉइंट्स है उन सभी को कवर कराऊंगा। यहाँ पे भारत की अवस्थिति विस्तार से लेकर के हिमालय पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां और नदियों के अतिरिक्त और भी जो अतिरिक्त जानकारी होगी उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अवस्थिति और विस्तार की बात करेंगे। तो जो भारत है, भारत को ग्लोब में देखें, ग्लोब में भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है, ठीक है। और पूर्वी देशांतर का विस्तार देखें तो पूर्वी देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है जो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद के पास पड़ता है। और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मेन लैंड की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में पड़ता है। और यदि हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लें तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट जो बड़े निकोबार का बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, 6 डिग्री 4 मिनट में अवस्थित है। इसके बाद यदि सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौरमोता गुजरात में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये सबसे पूर्वी बिंदु ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, किबुथु एक जगह है। इसके बाद हम लोग मानक समय रेखा की भी चर्चा कर लिए। भारत के तटों की बात करते हैं। देखिए भारत में जो गुजरात वाला तट है इसे काठियावाड़ तट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से महाराष्ट्र और गोवा वाले तट को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ से केरला वाले रीजन को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पर ये जो रीजन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रीजन, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। इसके बाद यहाँ पर ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है इसे उत्कल तट भी कहा जाता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र को उत्कल तट कहते हैं। इसके बाद भारत में आप देख सकते हैं भारत की जो तट रेखा है काफी टेढ़ी मेढ़ी है। 9 तट हैं जो मुख्य भूमि में, 9 तट जो भारत के समुद्री सीमा बनाते हैं। तो जो भारत की समुद्री रेखा है ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। 12 आधार रेखा से 12 समुद्री मध्य तक दूर के क्षेत्र को प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। आधार रेखा से 24 समुद्री वाले दूर को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। यहाँ पर चुंगी वसूलने का अधिकार और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के द्वीप, यहां पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से 2 प्रकार के द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में से उत्तरी अंडमान, इसके बाद मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। इसके बाद निकोबार में कार निकोबार, ठीक है, उत्तरी निकोबार और बड़ा ग्रेट निकोबार। तो यहां पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार को पृथक करने वाला जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसी प्रकार से लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कितने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। यहाँ पर लगभग 36 द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर लगभग 300-350 के आसपास द्वीप हैं। नेट में आप सर्च करेंगे, एक बार देख लीजिएगा इसको, अलग अलग आंकड़े इसके मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी राजधानी कावारती है। यहाँ पर है मिनिकॉय, मिनिकॉय से मालदीव को पृथक करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से पृथक करने वाला चैनल 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत और उसकी श्रेणियां। आप देख सकते हैं ये हिमालय पर्वत है। यहाँ पर मैंने हिमालय पर्वत की श्रेणियां बनाई, ये रेड कलर आप देख सकते होंगे, रेड कलर है, ये हिमालय पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है।
इसके जस्ट उस पार वाले क्षेत्र को तिब्बत वाला रीजन जो चाइना में है, या फिर भारत में जम्मू कश्मीर में कुछ 3 श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय के अंदर, इसके पार जो रेड कलर का, इसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, बृहत हिमालय, इसके उस पार वाले क्षेत्र को यानी उत्तरी क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार वाला क्षेत्र। तो इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? काराकोरम, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय की चोटियां, हिमालय की चोटियां नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर काराकोरम में है केटू गाडविन, ठीक है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद आपका आता है बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय और भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, वो भी नेपाल में अवस्थित है। तो कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मंसालू, मंसालू के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौला, धौलागिरी चोटी। इसके बाद उत्तराखंड की 2 चोटियां हैं जो ग्रेट हिमालय में है, एक है आपकी नंदा देवी चोटी और दूसरी कौन सी है? बंदर पुक्ष चोटी। तो इस तरीके से हिमालय, ग्रेट हिमालय की चोटियां हैं। ग्रेट हिमालय आपका यहाँ पे नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्वा पर्वत तक, नामचा बर्वा पर्वत तक अवस्थित है, ये इसका विस्तार है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेट हिमालय यहाँ से आकर के नीचे की तरफ मुड़ गया, फोल्ड हो गया है, ठीक है। इसे ये म्यांमार में इसकी जो शाखा गई इसे अराकान योमा कहते हैं, अराकान योमा। ग्रेट हिमालय के बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, एक श्रेणी है इसकी पीर पंजाल, पीर पंजाल से जम्मू कश्मीर में पड़ती है। दूसरी जोड़ी है धौलधार, धौलधार हिमाचल प्रदेश में पड़ती है मुख्य रूप से, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं, महाभारत श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, ठीक है। तो ये सब जो है इसका विस्तार है, ये विखंडित है, बीच बीच में कटा फटा है, नदियों ने काट दिया है, ठीक है। लघु हिमालय के बाद हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो कौन सा है? शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है। सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो इस तरीके से सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद बृहत हिमालय, ठीक है। बृहत हिमालय के बाद यहाँ पे लघु हिमालय की 2 श्रेणियां, पीर पंजाल और धौलधार, और इसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है। आप देख सकते हैं हिमालय जो है उत्तर की तरफ काफी चौड़ा, पश्चिम में काफी चौड़ा है, ठीक है, और पूरब में जाकर इसकी चोटियां आपस में मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देखते हैं लघु हिमालय काफी कट फट गया है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जो हमारा पूर्वी हिमालय है काफी कटा फटा है। यहाँ पे छोटी छोटी चोटियां हैं जैसे कि डफला, अरुणाचल प्रदेश में क्रम से चोटी पूछ लेता है पूरब से पश्चिम, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय की चोटियां हैं। इसके बाद जो हिमालय यहाँ पर बृहत हिमालय टर्न कर गया है, एक शाखा तो चली गई है इसकी अराकान योमा, कहां पर? अराकान योमा शाखा चली गई है म्यांमार में। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में शाखा है इसकी, तो यहाँ पर प्रमुख है सबसे पहले पटकोईबुम, इसके बाद नागा पहाड़ियां, लैम्बाटोल पहाड़ियां मणिपुर में है, और मिजो पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय, मेघालय में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं गारी, खासो, जयंतिया, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, पठारी रीजन है, ठीक है। इसके बाद ये जो असम वाला क्षेत्र है मैदानी है, लेकिन असम में 2 छोटी छोटी चोटियां हैं, एक है निकरी, दूसरी है रेगमा, ठीक है। इस तरीके से हिमालय की प्रमुख ये चोटियां थी, जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं हिमालय की अतिरिक्त यहाँ पर देख सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मालवा का पठार है, उसके दक्षिण में यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे जो है यहाँ पर एक भ्रंश घाटी है, और यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में राजपीपला, महादेव और मैकाली 3 पर्वत श्रेणी सतपुड़ा का ही विस्तार है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और इधर है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी वो कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स के उत्तर है अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स में अनाईमुडी सबसे दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी अनाईमुडी, ठीक है। इसके बाद है आपकी दोंदा बेट्टा, नीलगिरी में अवस्थित है दोंदा बेट्टा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण, इसको पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं। यहाँ पूर्वी घाट में बहुत सारी पर्वत श्रेणी है, जैसे कि नालकोंडा, पालकोंडा, जवादी, सेवराय, ठीक है। ये सब पहाड़ियां हैं जो है ये पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद हम करेंगे हिमालय की नदियों के बारे में जानकारी, हिमालय की प्रमुख नदियां। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत वाला रीजन है,
अब हिमालय की नदियों को हम लोग उत्तर भारत की नदियां, फिर दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियों में भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां और पश्चिम बंगाल में गिरने वाली नदियां, इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। तो हिमालय की नदियों के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है तिब्बत वाला रीजन। तिब्बत वाला रीजन में एक ग्लेशियर है, चेमा युंगनुंग ग्लेशियर। जब वो गर्मियों में पिघलता है तो यहाँ पे एक झील बन जाती है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। लोग मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है जिसको बोलते हैं तिब्बत में कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी और यहाँ पे ही मानसरोवर है, तो लोग इसकी तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं। तो यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं इस एरिया से, ठीक है, अलग अलग झीलें हैं, अलग अलग यहाँ से नदियां। एक तो यहाँ से आप देख रहे हैं सिंधु नदी निकलती है जो कि उत्तर पश्चिम की ओर होते हुए जम्मू कश्मीर से गुजरते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। सिंधु नदी तंत्र अकेले सिंधु नदी नहीं है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां, एक नदी तंत्र में बहुत सारी सहायक नदियां भी होती हैं। तो सिंधु है, इसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है बेरीनाग, शीशनाग झील से निकलती है, बेरीनाग के नजदीक झेलम नदी बुलर झील से होते हुए भारत पाकिस्तान की बॉर्डर का निर्माण करते हुए झेलम नदी पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब निकलती है बारालाचाला दर्रे के पास से, चिनाब नदी बारालाचाला दर्रे के बाद निकलने के बाद ये चंद्रा और भागा 2 नदियों के रूप में निकलती है और एक सिंगल नदी चिनाब बन जाती है, ठीक है। इसके बाद वहीं से रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास से 2 नदियां निकलती है, एक रावी नदी निकलती है, दूसरी ब्यास रिवर निकलती है। रावी नदी ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और यहाँ पे मानसरोवर झील के पास एक झील है जिसे राकसताल बोलते हैं, राकसताल से एक नदी निकलती है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में सिपिकिला दर्रे में प्रवेश करती है, फिर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। इससे एक नदी मिलती है हरिके बैराज के पास, वो है ब्यास नदी। यहाँ से एक इंदिरा गांधी रिवर नहर परियोजना निकाली गई जो राजस्थान में जल उपलब्ध कराती है। तो इस तरीके से ये सिंधु नदी तंत्र है जिसमें प्रमुख नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, याद रखिएगा क्रम पूछता है। इसके बाद आते हैं दूसरी रिवर है, यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है जिसका नाम है सांगपो, ठीक है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, बाद में इसको नाम ब्रह्मपुत्र भी हो जाएगा। तो ये सांगपो रिवर यहाँ से जाते हुए नामचा पर्वत से इंडिया में टर्न कर जाती है और इसको अरुणाचल प्रदेश में नाम देते हैं दिहंग। अरुणाचल प्रदेश में इसी का नाम हो जाता है दिहंग, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में जब असम में जब प्रवेश करती है, असम के मैदानी भाग में, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में इसका जमुना हो जाता है। जमुना गंगा से मिलती है तो पद्मा कहलाती है। यहाँ पे गंगा भी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, गंगा नदी तंत्र में देखेंगे तो इसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है, जमुना और गंगा की। पद्मा से एक नदी मिलती है, मणिपुर से निकलती है, उसका नाम है बराक रिवर या मेघना रिवर, ठीक है। तो जब मेघना रिवर इनसे मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। पद्मा और मेघना मिलकर के मेघना का निर्माण करते हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपना ये जल गिराते हैं। इसके जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि उत्तर की तरफ से आने वाली नदियों की देख लेते हैं। पहले तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी ये आपकी जो है सिक्किम वाले रीजन से होकर के आकर के यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद एक रिवर है यहाँ पे भूटान से निकलती है, मानस रिवर, ठीक है। मानस है, संकोश है, ये सारी रिवर जो है उत्तर से मिलती हैं। नीचे से बात करें तो नीचे से एक रिवर है जिसका नाम है दिबांग, ठीक है, दिबांग। और उसके बाद एक है लोहित रिवर, लोहित में ही पुल बनाया गया है, ढोला सदिया, ठीक है। असम, ये जो पुल है ये असम में पड़ता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, असम में पड़ता है। और ये सबसे लंबा नदी पुल है अभी वर्तमान में। अभी दूसरे पुल भी बन रहे हैं लेकिन अभी वर्तमान में जो प्रेजेंटली बन के तैयार हो चुका है ढोला सदिया, वो यहीं पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हिमालय ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी तंत्र पे आते हैं। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर आपका एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपत ग्लेशियर, और उसी के जस्ट बगल में एक ग्लेशियर है गंगोत्री। सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। और धौली गंगा और एक और नदी निकलती है वहां से विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा आके विष्णु प्रयाग में आपस में मिलती हैं और अलकनंदा एक रिवर बन जाती है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी रिवर निकलती है। इसके बाद अलकनंदा में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, जैसे मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग में, ये मैच द फॉलोइंग के लिए आ जाता है। पिंडर रिवर कर्णप्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर भागीरथी रिवर देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है और एक नदी बनती है जिसका नाम है गंगा नदी, ठीक है। तो इस तरीके से गंगा नदी बनती है देवप्रयाग के बाद। गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं जैसे कि रामगंगा,
ठीक है, उत्तर से आने वाली नदियां हैं गंगा, रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये क्रम याद रखिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, इसके बाद यहीं पर उत्तराखंड में ही गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही यमुनेत्री ग्लेशियर, यमुनेत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है यमुना नदी, जो कि इलाहाबाद के पास गंगा से मिल जाती है, और संगम जो है ना वो गंगा यमुना का ही संगम है। यमुना में बहुत सारी सहायक नदियां हैं, मालवा के पठार से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की भी सहायक नदियां बहुत सारी, बनास रिवर, ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। यमुना में चंबल के बाद मिलती है सिंध, छोटी सी नदी है, ये भी मालवा पठार से निकलती है। फिर बेतवा, बेतवा के बाद केन। ठीक है, इसके बाद एक रिवर है टोंस, टोंस जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी टोंस, और टोंस के बाद सोन, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है सोन। ठीक है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाके दो भागों में बढ़ जाती है, एक शाखा उसकी कोलकाता होते हुए इधर आके ये भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, इसे हुगली रिवर कहते हैं। दूसरी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे पद्मा कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जब जमुना और पद्मा का संगम होता है, संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है, और इसके बाद जब बराक रिवर मिलती है तो ये मेघना बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से देखिए, गंगा का पूरा नदी तंत्र आपने समझा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और इधर यमुना नदी मिलती है, यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, टोंस, सोन, ये पूरा जो है क्रम आप याद रखिएगा। इसके बाद दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में दामोदर रिवर, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां देख लेते हैं। दामोदर के बाद है छोटी नदी है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद बैतरणी, बैतरणी के बाद ब्राह्मणी, फिर महानदी। ठीक है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास से, वो नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नदी, ये आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद जो है आपकी कृष्णा रिवर है, ये निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर चोटी से। ठीक है, कृष्णा के बाद एक छोटी नदी है पेन्नार, पेन्नार के बाद ब्रह्मगिरी से एक नदी, ब्रह्मगिरी चोटी से एक नदी निकलती कावेरी, काफी पवित्र नदी है तमिलनाडु की, कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में एंटर करती है कावेरी। ठीक है, कावेरी के बाद बैगई, बैगई के बाद ताम्रपर्णी। तो पूरा क्रम याद रखिए, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, ताम्रपर्णी। इसके बाद अरब सागर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, ये रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में। ठीक है, किसके किसके भ्रंश घाटी में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में। इसके बाद ताप्ती, ताप्ती पर गोवा की दो छोटी छोटी नदियां हैं। ताप्ती का ये भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ताप्ती नदी, इसी के किनारे सूरत बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद गोवा की दो नदियां मांडवी और जुआरी। इसके बाद दो नदियां हैं आपकी कर्नाटका में, एक है शरावती, ठीक है, एक है शरावती, दूसरी है गंगावेली। शरावती और गंगावेली कर्नाटक की हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की दो बहुत, केरला की दो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है पेरियार, दूसरी है भरतपुजा। भरतपुजा केरला की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान एरिया पे एक नदी है जिसका नाम है लूनी। लूनी जो है सागर तक नहीं पहुंच पाती, अंतःस्थलीय जलीय, कक्ष आवरण के दलदल में विलुप्त हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे है साबरमती। ठीक है, ये इसके किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर अवस्थित हैं। अभी जो गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था अहमदाबाद के पास, साबरमती आश्रम, उसके 100 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, इससे प्रश्न आएगा। इसके बाद यहाँ पे माही रिवर, माही रिवर भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये भी गुजरात में ही अरब सागर में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जितना भी नदियों से संबंधित था मैंने आप तक पहुंचाया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दर्रों की। हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं, यानी समतल सपाट रास्ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काराकोरम पर्वत चोटी में एक दर्रा जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। इसके बाद लद्दाख में ये काराकोरम दर्रा से चाइना एक आर्थिक गलियारा बना रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख में एक दर्रा है खारदुंगला दर्रा, यहीं से होकर भारत की सेना सियाचिन ग्लेशियर जाती है। ठीक है, नुब्रा नदी घाटी से होते हुए। इसके बाद यहाँ पर है आपका काराकोरम, लद्दाख, और इसके बाद जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर में भी कुछ दर्रे हैं जैसे बुर्जिल दर्रा। ठीक है, इसके बाद आते हैं पीर पंजाल दर्रा के, बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं इसमें। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास से होकर ही श्रीनगर से लेह जाने वाला रास्ता जाता है। जोजिला से ही श्रीनगर से लेह जाने वाला रास्ता जोजिला पास से होकर जाता है। इसके बाद दूसरा दर्रा है यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा।
बनिहाल दर्रा से जम्मू को श्रीनगर जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा कहलाता है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल। यदि आपको जम्मू से ले ही जाना हो तो पहले बनिहाल दर्रे से होकर गुजरेगी आपकी ट्रेन, वहां पे जवाहर सुरंग भी है बनिहाल दर्रे में, और फिर इसके बाद आपकी ट्रेन जोजिला पास से होते हुए ले जाएगी। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गुरजेल, जोजिला, ठीक है, महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसके बाद उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे, लिपुलेख दर्रा सब जानते हैं, मानाला, मुलिंगला, ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपिकिला, रोहतांग और बारालाचा, ये 3 दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे पहले थाल घाट है, थाल घाट के बाद भोर घाट है, इसके बाद पाल घाट है, ठीक है। थाल घाट से मुंबई का जो उत्तरी भारत से जोड़ने वाला मार्ग है, ठीक है, वो सारा थाल घाट दर्रे से, या कह सकते हैं मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाला मार्ग थाल घाट दर्रे से होकर जाता है। मुंबई से पुणे वाला मार्ग भोरघाट दर्रे से होकर जाता है, और यहाँ पे है पालघाट दर्रा, ठीक है। ये भी जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों ने दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में बात की, इसमें जो शिखर थे उनके बारे में भी बात की। यहाँ पे एक शिखर है महेंद्रगिरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ये भी काफी ऊंचा पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे महादेव, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी जो महादेव पहाड़ी यहाँ पर है धूपगढ़ चोटी, ठीक है, पंचमढ़ी इसी में अवस्थित है, हिल स्टेशन। इसके अलावा भारत की नदियों के बारे में देखा। इसके बाद भूगर्भिक चट्टानों के बारे में चर्चा करेंगे। भूगर्भिक चट्टानों से प्रश्न आ जाते हैं, क्रम बता देता हूं। भूगर्भिक, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टाने के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत रिच सोर्स है। किस चीज का रिच सोर्स है? धातुओं का, मेटल्स वगैरह यहीं से मिलते हैं। इसके बाद जितना भी सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, ये कर्नाटक वाला रीजन है ना, यहीं पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिला है, वहां पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद बिंधन क्रम की चट्टानें। बिंधन क्रम की चट्टानें जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है ना, मालवा वाला क्षेत्र, बिंधन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री की चीजें काफी भारी मात्रा में मिलती हैं, ठीक है। जितना संगमरमर, चूना पत्थर, सीमेंट, ये सब चीजें यहीं से बिंधन क्रम की चट्टानों से मिलती है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये झारखंड, ओडिशा वाला, आंध्र प्रदेश वाला रीजन गोंडवाना क्रम की, यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा कोयला यहीं पे अवस्थित है, ठीक है। कोयले की बात करें तो भारत में जो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, कोयला का जो उच्चतम रूप है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो अन्य रूप है जैसे बिटुमिनस, लिग्नाइट, लिग्नाइट तो तमिलनाडु वाले रीजन पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे निकृष्टतम रूप कोयला का पीट होता है, पीट कोयला, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये आपका झारखंड, ये सब रीजन है। इसके बाद आता है दक्कन ट्रैप। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका महाराष्ट्र वाला दक्कन वाला रीजन है, दक्कन ट्रैप, ये ज्वालामुखी उद्गार से बना है। यहाँ पे काली मिट्टी, ठीक है, इसी कारण है। मिट्टियों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पर्वतीय क्षेत्र, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाएगी। ये गंगा यमुना का मैदान है, यहाँ पर है आपकी जलोढ़ मिट्टी, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। जितनी भी नदियां हैं वो जलोढ़ मिट्टी को काट करके पहाड़ों से लाती हैं और यहाँ पर बिछा देती हैं। जलोढ़ 2 प्रकार का होता है, एक पुरानी जलोढ़, ठीक है, बांगर बोलते हैं उसे, और नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं। यहाँ पे एक क्रम देख लेते हैं, मैदानी क्रम। यहाँ पे सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम ट्रांस हिमालय की चोटी है। इसके बाद लद्दाख है, इसके बाद जास्कर है, इसके बाद पीर पंजल, धौरदार, यानी कि बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। इसके बाद यहाँ पे जो क्षेत्र आता है उसे बोलते हैं भाबर, भाबर रीजन। भाबर के बाद आता है तराई वाला रीजन, तराई वाला रीजन। तराई के बाद आता है बांगर, बांगर के बाद खादर, बांगर वाला रीजन, फिर खादर वाला। खादर का मतलब है नवीन जलोढ़, काफी उपजाऊ होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर भारत की काली मिट्टी पाई जाती है, जितना भी महाराष्ट्र वाला रीजन है। इसके अलावा पहले सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है। पूरे साउथ इंडिया का जितना भी क्षेत्र है ना, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत के जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी जो है, जो मिट्टी में जो कण पाए जाते हैं, आयरन के कण, उनका ऑक्सीकरण के कारण लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, लाल रंग की हो गई है, ठीक है। इसके बाद पर्वतीय मिट्टी मैंने बताया आपको, जलोढ़ मिट्टी बताया, लाल मिट्टी बताया, काली मिट्टी बताया, लेटराइट मिट्टी, यही प्रमुख मिट्टियां हैं भारत की, ठीक है। वनों की बात करें तो भारत में जो है प्राकृतिक वनों की बात करें तो सदाबहार वन, ठीक है, वो क्षेत्र जहाँ पे 200 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होती है। देखिए भारत में जो मानसून है, भारत में जो वर्षा होती है मानसूनी वर्षा होती है, यानी कि जो आपका जून से लेकर के सितंबर का महीना होता है ये मानसून का काल होता है, ठीक है। भारत में मानसून 1 जून को आता है और सितंबर के बाद लौटना चालू कर देता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में बारिश देता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 भागों में आता है, एक अरब सागर की शाखा, एक
बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा काफी प्रभावी शाखा होती है जो सबसे ज्यादा बारिश पहुंचाती है। अरब सागर की शाखा तो यहाँ से अरावली पर्वत श्रेणी और उधर नहीं बन पाती है, जिसके कारण से ये सीधी निकल जाती है और राजस्थान में बारिश नहीं करवा पाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा हिमालय के पर्वत से टकरा करके पूरा उत्तर भारत का मैदान इसको पूरा जल प्रदान करती है और यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे बंगाल की खाड़ी शाखा ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इससे टकरा करके इस इलाके में काफी बारिश कराती है और इधर का जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत की हवा का वर्षा का कारण है। इसके बाद जो लौटता हुआ मानसून है उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इसमें भारत में तमिलनाडु वाले रीजन में जब लौटता हुआ मानसून होता है, तमिलनाडु वाले रीजन में काफी बारिश होती है। उसका कारण जब लौटता हुआ मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से उसे काफी जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए ये एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सदाबहार वन की। ठीक है, सदाबहार वन जो सर्वाधिक ये वाला क्षेत्र जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, सदाबहार वन, और ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रमुख इसके कौन कौन से पौधे होते हैं? आबनूस, एबोनी, महागनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, ये सब सदाबहार वन के पौधे हैं। इसके बाद मानसूनी या पतझड़ वन। ठीक है, मानसूनी या पतझड़ वन में 100 डिग्री जो वर्षा होती है, 100 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, वहां पर मानसूनी या पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनके प्रमुख जो पेड़ हैं कौन कौन से हैं? शीशम, साल, सागौन, साखू, ये सब जो है मानसूनी पतझड़ वन के वन है। इसके बाद जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, लगभग जो है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर जो है ये कटीले वन पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र कटीले वन पाए जाते हैं, जैसे बबूल, खजूर, नागपनी आदि, ये सारे। ठीक है, हिमालय के निर्माण की बात करें, ये हो गए प्रमुख वन। इसके बाद पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में आपका जो है काई, घास, लीचेन। ठीक है, इसके अलावा जो नदियों के डेल्टाई वाले क्षेत्र है ना, जो समुद्र से जुड़े हुए क्षेत्र है, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन गुजरात तट में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन ये एक तरीके के क्षारीय जो समुद्र का क्षारीय पानी होता है वहां पर ये पैदा होते हैं, वहां पर ये डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जो पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन में काई, घास, लीचेन ये प्रमुख वनस्पतियां होती हैं। मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु तट पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति की बात करें। हिमालय की उत्पत्ति कोबर का भूसंगति सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ठीक है, भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, बाद में जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से बताया गया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। ठीक है, और हैरी हेस ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत दिया था। भारत जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि पूरा आपको जो ज्योग्राफी है उसका एक उसका जो है मैं आप तक व्याख्या पहुंचा पाऊं, और इसके माध्यम से मैंने ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनको समझाने की कोशिश की है। देखिए, इससे आपको मदद इतनी होगी कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, भारत की जो सर्वाधिक सीमा शेयर होती है वो बांग्लादेश से शेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस जगह पे ये भारत पाकिस्तान में गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। चाइना की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे सिक्किम की बॉर्डर भी लगती है। ठीक है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद यदि आप बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया आपका। पश्चिम बंगाल के बाद आपका ये जो रीजन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बांग्लादेश से सीमा शेयर करते हैं। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ से पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो इसकी भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिप्स लाइन बोलते हैं। भारत अफगानिस्तान जो है पीओके वाले क्षेत्र में है। ठीक है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और भारत बांग्लादेश 4000 से ज्यादा इसकी सीमा है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जितने भी तथ्यात्मक जानकारी थी आप तक मैंने पहुंचाई, और धीरे धीरे मेरा प्रयास यही है कि 24 सितंबर से पहले एक बार आप जो है चीजों को इन वीडियो के माध्यम से क्विक रिवीजन कर पाए, इसलिए ज्यादा इसमें विशेषज्ञता तो नहीं दे सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।